हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। सदी की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला के स्टाइल में आज ग्रीटिंग करूंगा मैं। हेलो नमस्कार। वेलकम टू रिव्यू ऑफ बिग बॉस 16 रूम ऑफ 16 से निकली। किसी ने बेडशीट नहीं बिछाई। शालीन और निम्रत तुम्हारी साढ़े साथी। अर्चना की जबान काली। अर्चना ने तो हमारे बारे में टेंशन मांगी। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि बात बात पर दांत फाड़ के हंसने वाली महिला को दो यूट्यूबर्स या दो सो कॉल्ड रिव्यूअर्स एक जैसा कैप्शन कैसे दे सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ औरत, सर्वश्रेष्ठ औरत। कहां से सर्वश्रेष्ठ औरत है भाई साहब? कल रात के एपिसोड में इस सो कॉल्ड सर्वश्रेष्ठ औरत ने ऐसा कौन सा सर्वश्रेष्ठ काम किया था जिसके ऊपर चोमू चूस ली? और वो एक महिला है जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब दे दिया इसको, जग्गा 2.0 को, जबकि ये कहीं से कहीं तक सर्वश्रेष्ठ नहीं। हाँ, निकम्मे और घटिया लोगों में जरूर वो सर्वश्रेष्ठ हो सकती है, क्योंकि ये जग्गा जो कि शिव से कह रही थी ना कि यार अर्चना बॉडी शेम करती है, एज शेम करती है, कैरेक्टर पे जाती है, लेकिन जिस तरह से टीना दत्ता वो जिप खोल रही थी बैग की अप डाउन, और ये जिप अप डाउन करके वो जो एक हिंट दे रही थी ना कि शालीन बाथरूम में क्या करता है, ऑब्वियसली आप समझदार है, सब समझ चुके होंगे कि वो शालीन की किस हरकत के ऊपर वो इशारा कर रही थी। लेकिन टीना जो कि इतना नेक्स्ट लेवल से मतलब पर्सनल जा रही थी, लड़के की इज्जत या लड़के का कैरेक्टर नहीं होता है क्या कैरेक्टर असैसिनेशन सिर्फ लड़कियों का होता है? अब यहाँ पर टीना और ये सदी की सबसे महान महिला जो इंसानियत, महानता, बलिदान की पीपड़ी बजाती फिरती है, अर्चना को बोलती कि बॉडी शेम में एज शेम, लेकिन ये सदी की सबसे सर्वश्रेष्ठ महान महिला जब अर्चना के साथ बैठ करके MC स्टैन की बॉडी शेम कर रही थी, नहीं वो चलता, वो तो गर्ल्स टॉक है भाई, गर्ल्स कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट। उसी फिलॉसफी के तहत अब यहाँ पर अर्चना तो खैर सीन से हट गई, लेकिन जग्गा के साथ टीना बैठ गई, और कैसे भयंकर लेवल से ये लोग शालीन की चुगलियां करते हैं। अब MC स्टैन की जब ये बॉडी शेमिंग की जा रही थी तो अर्चना थी, उसके साथ ये थी सदी की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला, लेकिन इसने अर्चना को नहीं रोका। अब यहाँ पर अर्चना की जगह टीना आ गई है और वो शालीन का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। तब ये सदी की सर्वश्रेष्ठ महिला टीना को रोकने के बजाय अच्छा चीप है, इशारे में बता दे, नहीं अच्छा ठीक है, मतलब एक बार भी रोका नहीं, और ये मुंह उठा करके बोल देती है मैं कभी किसी को पर्सनल नहीं जाती हूँ, मैं महान हूँ, मैं बलिदानी हूँ, मैं इमोशन का मजाक नहीं उड़ाती। ये अर्चना बॉडी शेम करती है, टीना लोगों के पेरेंट्स पे जाती है, हम कभी नहीं जाते बहन, हाँ लेकिन सामने बैठेंगे तो हम उसको रोकेंगे भी नहीं, नहीं हम क्यों रोके, और सुना ना बहन क्या चल रहा है। ऐसी घटिया को लोग सर्वश्रेष्ठ बोल देते हैं, नामाकूल साले। और ये प्रियंका चहार चौधरी जो खुद को महान बोलती है, बाहर उसके चाटुकार फेस उसे सर्वश्रेष्ठ महिला बोलते हैं, वो कितनी नेक्स्ट लेवल की चीप हो चुकी है। चुगलखोर चाची है वो, सर्वश्रेष्ठ चुगलखोर चाची। पिछले 2-3 दिनों के एपिसोड में आपने देखा होगा कि टीना का और जग्गा का एक ही काम है, साथ में बैठना, आओ बहन चुगली करें, शालीन की चुगलियां करना या फिर निम्रत की चुगलियां करना। जैसे वो अंकित का था ना, ईट स्लीप रिपीट, वैसे ही जग्गा का और टीना का ईट स्लीप चुगली करो रिपीट, ईट स्लीप चुगली करो रिपीट, ईट स्लीप चुगली करो रिपीट। चुगलखोर चाचियां बन चुकी हैं ये दोनों, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन्हें सदी की सर्वश्रेष्ठ औरत है वो, सदी की सर्वश्रेष्ठ। कितने नेक्स्ट लेवल का गांजा फूक करके चोमू चूसली जैसे लोग दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। या तो नेक्स्ट लेवल का गांजा या फिर नेक्स्ट लेवल का अमाउंट पहुंच चुका है उसके पास। इन 2 रीजन के अलावा मैं कोई तीसरा रीजन समझ ही नहीं सकता जहां पर कोई इंसान इतना अंधा होकर के बिग बॉस देखे कि एकदम नेक्स्ट लेवल की फुहड़ और फालतू महिला को सदी की सर्वश्रेष्ठ औरत। खैर, सर्वश्रेष्ठ से मुझे एक बात और याद आई, यहां पर सर्वश्रेष्ठ तरीके से शालीन भनोट ने बिग बॉस की बैंड बजा करके रख दी है। मतलब शालीन ने ऐसे घेरा है बिग बॉस को कि एक सेकंड के लिए तो बिग बॉस खुद को एक्सपोज कर बैठे, जब बिग बॉस खुद ही फ्लो में एक बात कर बैठे कि शालीन आपका कॉन्ट्रैक्ट 15 जनवरी तक नहीं, सीजन के एंड तक था, इंक्लूडिंग द एक्सटेंशन। मतलब शालीन का कॉन्ट्रैक्ट सीजन के एंड तक था। ठीक वैसे ही जैसे अब्दू का और साजिद का कॉन्ट्रैक्ट 15 जनवरी तक था, उसके ऊपर एक कंडीशन थी कि भैया एक्सटेंशन होगा तो ये वहां अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन क्या है कि सलमान और बॉलीवुड के खास हैं साजिद खान, और अब्दू तो सलमान का लाडला है ही सही, तो ये जो क्लॉज या कंडीशंस है ना, ये साजिद और अब्दू पर बिल्कुल लागू नहीं हुए। और आपने खुद ने देखा होगा, साजिद और अब्दू कितना भी अंग्रेजी में बात कर लें, अब्दू को चलो एक सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, वो तो बाहर का है, लेकिन साजिद ने कितने ब्लंडर करे थे। क्या बिग बॉस ने उसे कभी कैप्टनसी से हकाला? नहीं हकाला। इनफैक्ट साजिद तो ओपनली सुट्टा पीता था, लेकिन बिग बॉस ने सारे घर को झाड़ दिया, लेकिन साजिद से उसकी कैप्टनसी
कभी नहीं छीनी थी। वहीं शिव कहिए, निम्रत कहिए, गौतम कहिए, सबके पीछे पड़ जाता था बिग बॉस। एक रूल उल्लंघन हुआ नहीं कि आपकी कैप्टनसी से आपको हटा दिया जाता था। तो साजिद और अब्दू के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होता था, दोनों अपना एक अलग मिशन लेकर के आए थे। साजिद जो कि अपनी मीटू वाली जो छवि थी उसके दाग धोने के लिए आया था और उस मिशन में वो कामयाब हो गया था, इसीलिए वो बार बार बोलता रहता था आई हैव ऑलरेडी वन, आई हैव ऑलरेडी वन। जब मैं ये बात कहा करता था कि साजिद ये जो कहता है ना कि आई हैव ऑलरेडी वन, आई हैव ऑलरेडी वन, वो सिर्फ एक चीज के लिए कहता है कि उसकी जो इमेज खराब थी ना वो उसने यहाँ पर सुधार कर ली है। लेकिन कुछ लोग आकर के काउंटर किया करते थे कि भाई वो ऐसा नहीं बोलता है, वो अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा है, वो इसके लिए बोलता है आई हैव ऑलरेडी वन। अब क्या है ना कि हर कोई अपने हिसाब से चीजें देखता है, सोचता है, वैसे ही रिएक्ट करता है और मेरा भी अपना एक अलग तरीका है। एंड आई थिंक आई एम द ओनली वन जो अपने रिव्यू में एमजी, कॉन्ट्रैक्ट या स्क्रिप्ट, ये कुछ शब्द मेरे रिव्यूज में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब यहां पर ना मैं एक ऑफ टॉपिक वाली बात करने वाला हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कोई भी मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं, आपको पता है कि मेरे रिव्यू में मैं कॉन्ट्रैक्ट, स्क्रिप्ट, एमजी ये सारे पॉइंट हाईलाइट करता हूं। लेकिन वो तमाम लोग जो कि उस रियलिटी का हिस्सा रह चुके हैं या फिर वो अशुद्ध जैसे प्राणी या चौमू चूसली जैसे लोग जो वोटिंग ट्रेंड डालते रहते हैं, क्या कभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, एमजी, फिक्स्ड विनर या ऐसी कोई टर्म यूज करी? अगर वो लोग अपने रिव्यूज में ये एमजी, कॉन्ट्रैक्ट या स्क्रिप्ट वाली टर्म्स यूज करते हैं तो डेफिनेटली उन लोगों को वोटिंग या फिर वोटिंग ट्रेंड की बातें तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे बिग बॉस ने यह खुद बोला कि शालीन आपका कॉन्ट्रैक्ट सीजन के एंड तक है। दैट मीन्स व्हाट, शालीन जो है वो ग्रैंड फिनाले तक रहने वाला है। 15 जनवरी नहीं, 12 फरवरी को जो ग्रैंड फिनाले होने वाला है तब तक शालीन बाहर नहीं जाएगा। और शालीन बार बार चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि भाई उसे निकलना है, निकलना है। इनफैक्ट शालीन तो बाहर जाने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट था कि उसने तो वहां पर बिग बॉस की एक और पोल पट्टी खोल दी कि कैसे बिग बॉस मेडिकल ग्राउंड्स का बहाना बना करके कंटेस्टेंट को निकाल देते हैं। शालीन ने ये बात बोली ना कि कैन वी डू समथिंग ऑफ ग्रेड या ऑफलाइन, मतलब मेडिकल रीजन दे करके मेरे को बाहर निकाल दो। तो आप समझ जाए कि शालीन ने कितनी बेहतरीन तरीके से पूरे बिग बॉस की पोल पट्टी खोल के रख दी है। सुंबुल की एमजी 5 वीक, इसके बारे में मैंने भी अपने रिव्यू में कहा था और मान्या ने भी कहा था कि ये लोग सुंबुल को पुश करेंगे। सुंबुल को 5 वीक का परमानेंट स्टे था, सौंदर्य को 2 वीक का परमानेंट स्टे था और उसे 1.5 लाख पर वीक मिल रहा था। ये सारी चीजें शालीन ने यहां पर रख दी। तो शालीन ने यहां पर नेशनल टीवी पर जो बातें कही हैं वही सारी बातें मेरे रिव्यू में भी रहती है और इन बातों का एक लब्बो लुबाब या फिर मोटा मोटा अर्थ यह है कि डे 1 से सब कुछ प्री प्लान होता है, इमोशंस फेक होते हैं, हैशटैग्स फेक होते हैं, वोटिंग फेक होती है। लेकिन इसके बावजूद वो तमाम लोग जो कि खुद उस रियलिटी का हिस्सा रहकर के हैं, जो काफी डिग्निटी के साथ रिव्यू करते हैं। आजकल डिग्निटी का मतलब क्या होता है कि भाई शुगर कोट कर दो, चापलूसी कर दो, चाटुकारिता कर दो, उसे डिग्निटी बोला जाता है। अगर मैं ब्लंट तरीके से बात करता हूं तो मैं हार्श हूं, मैं नेगेटिव हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब हर तरीके से लोग अपने अतरंगी लॉजिक देते रहते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई तेरी लैंग्वेज, भाई साहब आपकी लैंग्वेज बहुत घटिया है। तो भाई साहब अगर लैंग्वेज का कोई इश्यू होता ना तो शायद इंडिया में गाली देने वाले यूट्यूबर कैरी मिनाटी या फिर बीबी की वॉइस को लोग देखते नहीं, लेकिन गाली दे दे करके ये लोग आज सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो लैंग्वेज का तो आप हटा दीजिए। मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ते? सीधा सा फंडा है, क्योंकि लोगों को शुगर कोटिंग या चाटुकारिता पसंद है, लोगों को कड़वा सच बिल्कुल नहीं भाता है। इसीलिए मेरे रिव्यू लोग छुप छुप करके देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई तो रीजन होगा ना जो मैं 3 करोड़ के आसपास व्यूज को टच करने वाला हूं, जबकि सब्सक्राइबर मेरे 1 लाख भी नहीं हुए। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि लोग मुझे छुप छुप के देखते हैं। खुलकर चौड़ में आकर सब्सक्राइब करके देखना का दम ही नहीं उन लोगों के अंदर, इसलिए मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। तो वो लोग जो अक्सर ये जैज देते रहते हैं ना कि तेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ गए, जाकर के मेरे व्यूज चेक कर लेना, मैं 3 करोड़ के पास पहुंचने वाला हूं। सारे ऑर्गेनिक व्यूज है, सारे के सारे व्यूज ऑर्गेनिक है, नेचुरल तरीके से है। ना किसी सेलिब ने कभी शाउट आउट दिया, ना ही किसी ने कोई प्रमोशन किया, ना ही एडवर्ड या किसी एजेंसी या किसी ठुल्ले को पैसे देकर के मैं व्यूज वगैरह मैंने खरीदे, क्योंकि इतना बचता ही नहीं है खैर मेरे पास। तो यहां पर एक चीज निकल के आ रही है और वो चीज ये है कि आज के जमाने में लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें, फेक अतरंगी किस्से कहानियां, जैसे कि वो सदी की सर्वश्रेष्ठ महिला। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मतलब वीकेंड का वार की जो शूट होती है ना वो शुरू होने वाली थी रात को, लेकिन लोगों ने सवेरे वीडियो डाल दिए कि भाई निम्रत क्यों जलती है, प्रियंका से सलमान ने झाड़ दिया निम्रत को। भाई ऐसा कब हुआ, कब हुआ? एक्चुअली में देखा जाए ना तो बिग बॉस में जैसे लोग कुछ भी वीडियो डाल देते हैं, उन्हें मिलियंस में व्यूज मिल जाते हैं, वोटिंग ट्रेंड वगैरह, ऐसे ही लोग ना जब इलेक्शंस होते हैं ना हमारे देश में, अब जस्ट बिकॉज कि लोगों को सरकार से प्रॉब्लम है तो वो हर चीज जहां पर सरकार के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है ना, लोग उस चीज को सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। फिर कुछ अभिसार दल्ले जैसे खड़े हो जाते हैं कि यार आया राहुल गांधी का तूफान, प्रियंका गांधी की आंधी में उड़ गया मोदी, इस तरह के वो वीडियो डालते रहते हैं। लेकिन जब इलेक्शन के बाद रिजल्ट कुछ और आता है तो अरे ईवीएम हैक हो गई, भाई साहब ईवीएम हैक हो गई। तो
आप देखें कि न सिर्फ बिग बॉस बल्कि मीडिया के क्षेत्र में भी या फिर हमारे करंट अफेयर्स कहिए या पॉलिटिकल सिनेरियो, कैसे पब्लिक का एक सेक्शन पूरी तरह से अपना दिमाग जो है ना वो घुटनों में रख चुका है। और इस चीज का फायदा अशुद्ध अंकल कहिए या फिर और जो पत्रकार हैं या फिर चाटुकार पत्रकार हैं, कहने को कुछ पत्रकार जो है ना वो दूसरों को गोदी मीडिया बोल देते हैं, लेकिन दूसरों को गोदी मीडिया बोलने वाले क्या ऑपोजिशन के गोदी मीडिया नहीं है था? जाहिर तौर पर वो भी होंगे। खैर मुझे लग रहा है कि मैं फ्लो में और कहीं पहुंच जाऊंगा, वापस आ जाता हूं पॉलिटिकल सिनेरियो में घुसूं उसके पहले बिग बॉस के घर के अंदर आ जाते हैं। तो एंथम वगैरह होता रहता है और शालीन भनोट वो जो डेयरडेविल का जो क्या बना है गोल गोल जैसा, उसके ऊपर चढ़ करके बाहर की दुनिया देखता रहता है कि जंगल है, पेड़ पौधे, मतलब मुझे लग रहा था कि बिग बॉस वहां पर उसको डांटेंगे, बैश करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी दौरान हम देखते रहते हैं कि भैया ये अर्चना जिससे टास्क तो होता है नहीं, वो जो कल दूध वाली टास्क हुई थी उस टास्क में एक भी थैली की वो दूध की जीत तो पाई नहीं थी, लेकिन दूध का नहीं पूछा, दूध का नहीं पूछा, जलेबी का नहीं पूछा। मैडम आप जलेबी वाली टास्क जीत जाती ना, सारी जलेबी आपकी होती। मतलब ये देख लीजिए भैया, ये है कांग्रेस पार्टी के नेता, करना धरना कुछ नहीं है। और आप समझ जाएं कि क्या कांग्रेसी कीड़ा है ना इस अर्चना के अंदर, करना कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे की प्रॉपर्टी या दूसरे का हक कैसे खाना है या छीनना है, ये कोई अर्चना से सीख ले। एक भी टास्क ये परफॉर्म करती है नहीं। जिन लोगों ने टास्क करी, जीती और जो इनाम मिला वो उनका हुआ ना, तो अर्चना उसमें भी अपना हिस्सा चाहती है। वाह वाह वाह। अरे रे, मैं फिर से यहाँ पे यार पॉलिटिकल सिनेरियो में घुस गया, लेकिन क्या करूं, अर्चना जैसे लोग मजबूर कर देते हैं। वो बार बार साबित कर रही है कि वो किस पार्टी की है, और जो पार्टी की जो फितरत है ना वो अर्चना के अंदर भी घुस चुकी है। करना कुछ नहीं है, एक पैसे का एफर्ट नहीं डालती है, लेकिन दूध का नहीं पूछा, जलेबी का नहीं पूछा। कितनी तो झूठी है यार, इतनी नेक्स्ट लेवल की ये फेक प्राणी है ना ये अर्चना, जिसको अभी भी लोग बोलते हैं रियल है। काहे की रियल है? एक नंबर की नालायक कंटेस्टेंट है ये अर्चना, इससे होता जाता कुछ नहीं है। और फेक तो नेक्स्ट लेवल की है। मलेशिया में गई थी मिस बिकनी में, भर भर के अंग्रेजी बोल रही थी, लेकिन बिग बॉस में है अंग्रेजी है, मैंने नपड़ी जलेबी का नहीं पूछा, दूध का नहीं पूछा। हाय हाय देखो कितना छोटा इनका, हाँ मैं होती तो दे देती स्टैंड, तेरे को दिया था मैंने थैला वो बक्सा भर के, दूध का नहीं पूछा। मतलब आप यार अभी भी अर्चना के फैंस उसे जस्टिफाई करेंगे, बट क्या वो किसी तरह का जस्टिफिकेशन डिजर्व करती है? अगर आपको दूध की इतनी है तो टास्क जीत जाती ना, आपके हाथों में मेहंदी लगी थी क्या है? फिर यहां पर वही बात निकल के आ जाती कि टास्क में कुछ होता है नहीं, लेकिन ऐसे चीर दोगे, फाड़ के गाड़ दोगे। टास्क में फाड़ के दिखा ना तो फिर समझ में भी आए कि तेरे में कितना दम गुर्दा है। बढ़िया यूपी की हूं, यूपी की है तो यूपी का नाम क्यों खराब कर रही है, अपने क्षेत्र का नाम क्यों खराब कर रही, काम की नकाज की, दुश्मन अनाज की। और जैसे कि वो कौन आए थे, रूमी नहीं, कोई सुमित शर्मा, सुरेश शर्मा, क्या नाम था इस एस्ट्रोलॉजर का। कुछ बातें मुझे उनकी सही लगी हैं और कुछ बातें मुझे टोटल एक स्क्रिप्ट का पार्ट लगी हैं। खैर यहाँ एक चीज और मुझे पता चली कि सदी की सर्वश्रेष्ठ महिला भी लियो है। अबे लियो का नाम खराब कर दिया। मैं खुद भी लियो हूं और मैं मतलब आप समझ सकते हैं कि यार लियो वाले काफी अंगार होते हैं, लेकिन ये प्रियंका चहार चौधरी अंगार कम भंगार ज्यादा लगती है। और ये जो आए थे ऑरा एक्सपर्ट, इन्होंने भी बोल दिया कि आप सहूलियत के हिसाब से सच्चाई का स्टैंड बदल लेती हो, लेकिन मैंने नहीं बदला। ये कब हुआ मैं आपको बता देता हूं कब हुआ। जब टीना का वो एलिमिनेशन का नौटंकी ड्रामा हुआ था, तब ये जग्गा उर्फ प्रियंका चहार चौधरी, शालीन आप रियल हो, शालीन मैं हूं आपके साथ, शालीन आप चिंता मत करो, शालीन 25 लाख का बजट दबा दी, कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ। खुद बिग बॉस ने जब कन्फेशन रूम में बुलाया था कि शालीन गलत जा रहा है, शालीन क्या बोलूं, शालीन कंफ्यूज कर रहा है, बस इतना बोलना था बोल दिया। मतलब आप देखिए कितनी सहूलियत के हिसाब से ये स्टैंड बदल लेती है। ये प्रियंका जो कि उस समय शालीन को काफी रियल बोलती थी, अब टीना के साथ बैठकर दिन भर शालीन के खिलाफ चुगलखोर चाची वाले अंदाज में सिर्फ चुगली करती रहती है। तो इसमें तो कहीं कोई शक की बात नहीं है कि ये प्रियंका चहार चौधरी सहूलियत के हिसाब से अपने स्टैंड बदल लेती है। ये प्रियंका जो कि शिव से कह रही थी कि अर्चना बॉडी शेम करती है, ये करती है, वो करती है, इसने एक सेकंड के लिए टीना को नहीं रोका कि टीना तुम किसी लड़के का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हो। क्या होता अगर शिव कहिए या शालीन कहिए ये लड़कियों के बारे में ऐसे बात करते तो हमारा समाज उन्हें मिसोजिनिस्ट बोलता, पता नहीं क्या क्या बोलता। यही वाली बातें अगर कोई लड़के कर देता तो वो बॉयज टॉक नहीं होते। अबे ठरकी क्या, कैरेक्टरलेस क्या, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए क्या, यही सिखाया क्या तुमने, लड़कियों की इज्जत नहीं करते? हाँ, लड़कियों की इज्जत खूब करो, लेकिन लड़कों की नहीं है। लड़कों की इज्जत कहाँ कौन की जाता है, जबकि एक्चुअली में ये क्या नाम है इसका, टीना और ये प्रियंका आज के जमाने की मंथरा बन चुकी हैं। इन्हें कोई और काम नहीं है, दिन रात ये शालीन की चुगली करते रहते हैं। और शालीन भी कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि शालीन वैसे देखा जाए तो 39 का है, इस सीजन में साजिद के बाद सबसे बड़ा वही है, लेकिन उसके अंदर मेच्योरिटी कही है या समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। और
अब जो शालीन के साथ हो रहा है ना, जैसा कि सलमान खान ने खुद कहा है कल के प्रोमो के बारे में कि शालीन आपके साथ जो भी हो रहा है ना, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। और एक्चुअली में ये बात सच है। इस सीजन की स्टार्ट से ही शालीन ने एकदम खच्चर या फिर ये कहें कि निकम्मे नालायक लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाई। पहले निम्रत भी उस गैंग का हिस्सा थी, खुद को क्लासी बोलना, लेवल वाला बोलना, लेकिन कितने फेक थे ना ये लोग। और शालीन अब जो काट रहा है ना, इस चीज के बीज उसी ने बोए थे। पहले खुद ये टीना के साथ आई लव यू खेलता रहा, सुम्बुल को पीछे पीछे घुमाता रहा, गौतम सौंदर्य के बीच में घूमता रहा, फिर उधर से लात पड़ी तो फिर इधर मंडली में आकर के बैठ गया, फिर थोड़े दिन इधर से कुछ नहीं मिला तो वापस सखी सखी खेलने लग गया। अब सखी की हंसी से राक्षसी हंसी लगने लगती है। मतलब ये सखी जब हंसती है ना, मतलब यार सही बता रहा हूं यार, इतनी एविल, इतनी मतलब वो तारक मेहता में थी ना वो भूतनी हंसती रहती थी, ये बिल्कुल वैसी ही है। वर्कआउट कर रहे थे ये शिव और एमसी स्टैन, वहां पर भी अरे बाप रे बाप, इतनी फालतू की हंसी, मतलब बेफालतू की हंसी। कैरम बोर्ड स्मोकिंग स्केलेटन की बुबा के लिए घर पर जम बना ब्लडी स्मोकिंग स्केलेटन कैरम बोर्ड। मतलब किसी बात के ऊपर अगर अब जोक अच्छा हो, हंसी की बात हो, तो फिर आदमी हंसता है, लेकिन ये तो बेफालतू शिव वर्कआउट कर एमसी स्टार वर्कआउट कहां से हंसने की बात है, मतलब पक जाता है आदमी। और इस जग्गा के साथ हमको दिखती है ये टीना दत्ता, मतलब ये दोनों आज की मंथराएं पका डालती हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे ये जग्गा और टीना, जिनको मैं मॉडर्न डेज की मंथरा बोल रहा हूं। और कल के रिव्यू में काफी गुस्से में मैंने वो रिव्यू किया था। मैंने कई बातें कही थी, जिनमें एक बात ये भी थी कि मुझे ये टीना और जग्गा के साथ शिव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एक बात बताइए, आप खुद सोचिएगा, सारे शिव ठाकरे फैंस से ये बात मैं कर रहा हूं, जिस शिव ठाकरे की आई को ये ड्रैग करके ले आई टीना दत्ता, उस टीना दत्ता के साथ शिव ठाकरे बैठता है कि आपको पसंद आता है? मुझे तो कतई पसंद नहीं आता। मेरी माँ मेरी बहन के ऊपर कोई जाता, या तो मैं उस इंसान का थोबड़ा तोड़ देता या जिंदगी में उसका मुंह नहीं देखता। बात करना तो बड़ी दूर की बात है। और शिव ठाकरे मतलब क्या है, मतलब टीना दत्ता ने कुछ बातें अच्छी कर दी, जस्ट बिकॉज की टास्क में तुम्हारे लिए कि उसने गोली डाल दी तो तुम तो उसके साथ बात करने लग गए। वो टीना दत्ता जिसने कितना ज्यादा बवाल किया था और शिव के कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर दिए थे, लड़की के बड़े पड़ी मिशन के, उसको तुम डी अड़ नहीं बोल सकते बड़ी साई। ये टीना तो टीना, इस जग्गा ने शिव को नीचे गिराने की कितनी साजिशें करी हैं। गुंडा बोल दिया, बदतमीज बोल दिया, क्या क्या नहीं बोला, जबरदस्ती में इसके ऊपर वो आरोप वगैरह लगा दिए। इन सारी चीजों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मैं तो कतई इग्नोर नहीं कर सकता भाई साहब, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक अंधा भक्त किसी का नहीं हूं। जहां मुझे लग रहा है कि जो इंसान गलत जा रहा है, वो मैं डंके की चोट पर बोल देता हूं, क्योंकि ये शुगर कोटिंग, चाटुकारिता, चापलूसी ये अपने से नहीं होती है। और आदमी के अंदर एक स्पाइन होना चाहिए। अगर मैं डंके की चोट पर टीना और जग्गा को गलत बोलता हूं जस्ट बिकॉज कि शिव उनके साथ आ जाए, तो वो सही नहीं हो जाती हैं। इनफैक्ट उनके साथ मुझे शिव ही गलत लगता है, क्योंकि मैं शिव को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। और घटिया लोगों के बीच में अगर शिव जा रहा है तो मुझे कतई पसंद नहीं आता है। इसके बाद शिव ठाकरे फैंस अपने अपने लॉजिक कल देने आ गए थे, आज भी देने आएंगे। खैर, आप लॉजिक दे सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खैर, रिव्यू में आगे बढ़ते हैं और शिव पर ही थोड़ा फोकस करते हैं। शिव ने यहाँ पर जो स्टैंड लिया था ना, जब वो निम्रत आई थी बोलने की यार अर्चना दूध मांग रही है, शिव का स्टैंड काफी सही था। कई लोग उसे रूड बोलेंगे, लेकिन आई थिंक ये रूड बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमने ये दूध कमाया है। और ये अर्चना 2 दिन पहले इतना कॉफी के ऊपर बवाल काट रही थी, खुद तो उससे कुछ होता जाता है नहीं, तो वो किस मुंह से कह रही कि स्टैंड हमें दूध दे दो, आप कमा लो ना जाकर के। उसके बाद ये अर्चना का विक्टिम कार्ड, दूध भी नहीं देते, जलेबी कभी नहीं पूछा, कोई बात नहीं 2 वीक है उसके बाद खा लूंगी, जाके पूछा कर लो ना जाकर के, मेहनत कमा लो ना टास्क के थ्रू, वो राशन या जलेबी नहीं वो नहीं होता, थाली में सजा करके चाहिए ना मैडम को। खैर, इसी दौरान हम देखते हैं सौंदर्य निम्रत की बातचीत। सौंदर्य से निम्रत कहती कि यार शालीन ने मेरे को क्रिकेट वुमन बोला, ऐसा बोला वैसा बोला। डियर निम्मो, ये सौंदर्य जो है ना, जो तुम्हारी खास सखी बनी बैठी है, इसने भी कोई कम चुगलियां नहीं करी है तुम्हारे बारे में, जस्ट बिकॉज कि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन इसने तुम्हारी हाइजीन वगैरह हर चीज की धज्जियां उड़ा के रख दी है। वही शालीन बात करता रहता है कि मैं और मेरी मम्मा अगर हम बिग बॉस को होस्ट करेंगे, कितना मजा आएगा। ये तभी की बात है जब ये स्मोकिंग स्केलेटन वहां पर दांत फाड़ के हंस रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि माहिम जो रहती है, वो टीना दत्ता की प्लेट से रोटी या अंडा क्या था वो उठा करके खा के भाग जाती है। थोड़ा मस्ती मजाक चलता रहता है, सुम्बुल का कहिए, शिव का कहिए, स्टैन का कहिए। वहीं शालीन जगह जगह आके ट्राई करता है कि कोई बात कर ले। वो सुम्बुल से बोलता है, सौंदर्य से बात करता है, इसके मंडली के पास आके खड़ा रहता है, मंडली वाले भाव ही नहीं देते। शालीन एक्चुअली में अकेला फील कर रहा है, और इस अकेलेपन का जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि उसने डे 1 से कोई रियल दोस्ती करी ही नहीं।
रियल दोस्ती कहाँ है? वो मंडली में है, जहाँ पर जो डे वन से साथ थे वो आज भी हैं। वहीं शालीन की और जग्गा की दोस्ती बदलती रही, कभी अर्चना, सौंदर्या, टीना, निम्रत, कभी गौतम, बदलते रहे हैं और ये बदलते हुए रिश्ते जो हैं कैसे बैकफायर कर रहे हैं, ये कोई शालीन से पूछ ले। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया दोस्ती की ज़रूरत क्या है? आप अकेले खेलो ना। शालीन के पास एक मौका है, वो अकेला है, अकेला होकर के वो खुद की ट्रू पर्सनैलिटी, अपनी अलग एक अतरंगी पर्सनैलिटी दिखा सकता है। वो चाहे ना तो इस आपदा को अवसर बना सकता है, लेकिन वो बना नहीं पा रहा है। इनफैक्ट वो तो और ज़्यादा ब्लंडर पर ब्लंडर किए जा रहा है। ऐसे मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं, जहाँ 6-7 लोग एक अलग जगह बैठे हुए हैं, 2-4 लोग अलग बैठे हुए हैं, आप अकेले दिख रहे हो, आपके पास पूरा का पूरा टाइम है कि आप पूरा फ़ोकस, अटेंशन आप अपने ऊपर शिफ्ट कर लो, लेकिन शालीन यहाँ पर वो काम नहीं कर पाया। खैर इस दौरान घर के अंदर एक एंट्री हो जाती है एस्ट्रोलॉजर की, ऑरा एक्सपर्ट की, जो कि सबको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। सुंबुल को, शिव को, स्टैन को, निम्रत के नाना जी की ब्लेसिंग्स उन्हें मिल रही हैं। वहीं अर्चना को काली ज़बान वाली का टैग मिल जाता है, अर्चना को गुलाब का फूल भी दे देते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि ये जो आए थे सुरेश शर्मा, इन्हें ये शालीन पहले से जानता है। रिमी या रूमी नाम बोल रहा था और हाँ, शालीन और निम्रत के ऊपर साढ़े-साती शुरू हो चुकी है, इसके बारे में एस्ट्रोलॉजर साहब ने बताया और बाद में यही एस्ट्रोलॉजर साहब जो हैं वो शिव को, टीना को और शालीन को अंदर खोपचे में भी मतलब एकांत में बताते हैं, टिप्स देते रहते हैं। शिव को काफ़ी अच्छा बोला कि टॉप 4 में तू आ चुका है, ऑलमोस्ट कन्फर्म है और तू बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगी एंड 36th ईयर यानी कि 6 और 3 9। शिव ठाकरे भी 9 नंबर ही है, मैं भी 9 नंबर ही हूँ, मैं तो लियो भी हूँ, मतलब नंबर 9 और लियो, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद ऊपर वाला पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहा है मुझे वो सक्सेस या कामयाबी देने के लिए। तो शिव ठाकरे 36 का होगा तो शादी करेगा, 6 और 3 9 और वो 9 सितंबर का 9वां महीना और 9 सितंबर की 9 तारीख, हर चीज़ में नंबर 9 को वो रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर 9 की तरफ मैं अपने आप अट्रैक्ट हो जाता हूँ क्योंकि ये नंबर 9 मेरा भी है। हालाँकि मैं 10 अगस्त को पैदा हुआ, लेकिन 10 और 8 और 1 9 हो जाता, तो मैं उस तरीके से 9 नंबर ही बोलता हूँ खुद को। खैर ये एस्ट्रोलॉजर साहब ने यहाँ पर टीना को बोला कि टीना आप जंगल में भी जाओगी ना तो वहाँ मंगल कर दोगी, लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत खराब है। ये चीज़ें मेरे को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगी। आपका एटीट्यूड खराब है जिसकी वजह से आपने एक ब्लॉकबस्टर शो दिया, उसके बाद आप कुछ नहीं दे पाई, लेकिन आप जंगल में भी जाती तो वो मंगल कर देती। तो जब आपका एटीट्यूड ही सही नहीं है तो ये मंगल कैसे हो जाता? काफ़ी सारी बातें तो इन एस्ट्रोलॉजर साहब की मेरे को पूरी तरह से स्क्रिप्टेड लगी। जैसे कि वो शिव के लिए बोल रहे थे ना कि शिव एक और रियलिटी शो आने वाला है तुम्हारा और आगे फ़िल्में वगैरह मिलेंगी, ये सब चीज़ें। भाई साजिद खान ने ऑलरेडी बोल दिया कि वो शिव को काम देगा और जैसे कि एस्ट्रोलॉजर साहब ने बोला कि हिंदी नहीं मराठी में आपको लीड में काम मिल जाएगा। तो क्या पता भाई साहब बाहर से वो स्टडी करके आए हों या फिर किसी डायरेक्टर ने बोल दिया हो, क्योंकि इनकी कुछ बातें तो मुझे वाक़ई में जेन्युइन लगी, लेकिन कुछ बातें ऐसा लग रहा था कि वो एक स्क्रिप्ट के तहत यहाँ पर बोल रहे हैं या फिर थोप रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन एस्ट्रोलॉजर साहब को शालीन भनोट तो पहले से जानता है और शालीन भनोट कह भी रहा था ना कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं, मैं वहाँ चुप रहा, काफ़ी शालीनता से बैठा रहा। अदरवाइज़ मैं तो सबको बाहर से जानता हूँ, किसकी क्या एमजी है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, किस इंटेंशन से कौन क्या कर रहा है, सारी चीज़ें मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं यहाँ पे बस एक्सपोज कर दूंगा, गेट ऑफ द ट्रैक, ऑफलाइन बात करो, ये करो, वो करो, वो करो। शालीन ने यहाँ पर लिटरली बिग बॉस, मेकर्स, क्रिएटिव टीम सबको एक्सपोज करके रख दिया है। साथ ही साथ शालीन ने तमाम एक्स कंटेस्टेंट या बिग बॉस के एक्सपर्ट्स उन सबको भी एक्सपोज कर दिया जो दिन रात आपको वोटिंग ट्रेंड की लाइन में खड़ा कर देते हैं। जबकि शालीन ने यहाँ पर क्लियरली डंके की चोट पर साबित कर दिया कि एमजी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक एक चीज ये एमजी कॉन्ट्रैक्ट की मैं अपने रिव्यू में कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भाई इतने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट है। आप खुद सोचिए जब साजिद खान का जो कॉन्ट्रैक्ट था 15 जनवरी तक, वो कितनी बार नॉमिनेशन में आया, लेकिन जब जब वो नॉमिनेशन में आया या तो नो एलिमिनेशन कर दिया गया या फिर वोटिंग लाइन बंद हो गई। मतलब जिसे जितने दिन तक रखना है वो बिग बॉस कैसे भी करके रख लेता है। मान्या और गौरी की आई थिंक एमजी बहुत कम थी, 1 वीक या 2 वीक की थी, इसलिए उनकी एमजी खत्म हुई, उन्हें हकाल दिया। लेकिन साजिद को कहिए, अब्दू को कहिए, शालीन को, टीना की भी एमजी है सीजन के एंड तक, इसीलिए वो निकली फिर वापस से अंदर आ गई। तो ये एमजी का खेल कहिए, कॉन्ट्रैक्ट का खेल कहिए और मेकर्स का खेल जो है ना, इसकी भर भर के पोल पट्टी खोल डाली है यहाँ पर शालीन भनोट ने। इसके लिए तो शालीन को अप्रिशिएट करना बनता है। हालांकि वो मूर्खतापूर्ण बातें बहुत ज्यादा कर रहा था और कुछ बातें आपने और सुनी होंगी कि यार मतलब कलर्स के साथ और काम करना है, विजनरी है, खतरों का खिलाड़ी नहीं, और भी काम। मतलब शालीन को ये पता है कि वो ट्रॉफी जीतने वाला है नहीं। इस ट्रॉफी के एवज में उसे कुछ नए शोज मिलने वाले हैं, मे बी क्या पता झलक दिखला जा मिल जाए या कुछ और फिक्शनल शो मिल जाए, जैसे अश्नीर तो शार्क टैंक में था यार,
अरे वो गश्मीर गश्नीर जो झलक दिखला जब था ना डिजर्विंग, कैसे वो भूखा भेड़िया बन के आ रहा है शो में, तो उसको वहां पर झलक की हार का कंपनसेशन यहां पर दिया जा रहा है। उसी तरीके से शिव ठाकरे को यहां पर शायद ट्रॉफी ना दें, लेकिन खतरों के खिलाड़ी में उसे पूरा मौका मिलेगा, अपना टैलेंट अपना दम दिखाकर ट्रॉफी जीतने का पूरा पूरा मौका उसे मिलेगा। वहीं टीना दत्ता के बारे में सुनने में आ रहा है कि जो एक अरे बोंदिता बोंदिता करके कौन सा शो आता है ना बंगाली पृष्ठभूमि के ऊपर, शायद टीना दत्ता उसमें जाएंगी। और जग्गा तो भाई साहब पिशाचनी के ऑडिशन दे ही रही है, उसे पिशाचनी में काम मिल जाएगा। और एकता कपूर भी आने वाली हैं, सुनने में आया कि किसी पिक्चर के लिए वो किसी को साइन करेंगी। मुझे लग रहा है कि ऑल्ट बालाजी के लिए वो उल्लू वेब सीरीज की जग्गा को साइन कर सकती हैं अलोंग विद पिशाचनी। और वैसे भी प्रियंका के बारे में तो ये एस्ट्रोलॉजर साहब बोल के गई ना कि प्रियंका आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, ये मिलने वाला वो मिलने वाला है, लेकिन प्रियंका को सक्सेस नहीं चाहिए, उसको तो अनकंडीशनल प्यार चाहिए। बट एट द सेम टाइम उसको अपनी बहन के बच्चों को हाई फाई स्कूल में पढ़ाना, तो पैसा भी चाहिए, बट अनकंडीशनल लव उसकी प्रायोरिटी है। तो अनकंडीशनल लव अंकित से मिलने वाला था, अरे वो तो फ्रेंड है और वो तो फेक है भाई साहब, इस रिलेशनशिप का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात डंकी की चोट पर बोल दी एस्ट्रोलॉजर साहब ने। लेकिन यहां पर सदी की सर्वश्रेष्ठ महिला हंसना भूल गई। मतलब जब 7.5 की बात करी थी एस्ट्रोलॉजर साहब ने शालीन के बारे में और निम्रत के बारे में, अरे तो 7.5 देख लो, लेकिन खुद का जब बोला ना कि तुम्हारे रिश्ते का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है या फिर कोई वो नहीं है फ्यूचर, अच्छा हंसती ना, यहां पर भी हंस देती, नहीं वहां नहीं हंसेंगी। अर्चना की जबान काली पर हम तो टेंशन में आ गई क्योंकि अर्चना ने बहुत कर्ज किया है, हंसू नहीं नहीं यहां नहीं हंसूंगी नहीं 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 हंसना है। तो ये सारी चीजें रही हैं इस एपिसोड में, कुछ बहुत मेजर हैपनिंग हुई नहीं है। शालीन मनोट ने यहाँ पर बिग बॉस को कन्फेशन रूम के अंदर, बिग बॉस ने बुलाया था कि वो शालीन को घेर लेंगे और बिग बॉस कैसे मतलब वर्ड पकड़ लेता ना, बिग बॉस अपना केस स्ट्रॉन्ग रखना चाहता, लेकिन शालीन जिसके पास रोहिणी उसकी लीगल टीम पैनल ऑफ लॉयर्स, शालीन भी जानता था कि बिग बॉस शालीन के मुंह से कुछ शब्द निकलवाना चाहता है कि सो दैट बाद में दिखाए कि देखो शालीन ने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोला। हालांकि बाद में वो शालीन बोल देता है कि प्रियंका की हंसी हॉन्ट करती है, अर्चना के साथ वो टिक नहीं सकता, अकेली सौंदर्या है जिससे वो बात कर रहा है वो भी चली जाएगी, मतलब शालीन को पहले से ही पता चल गया। हालांकि पहले से तो पता इसको अर्चना को चलता है, अर्चना की जबान भी चेक करता है शालीन, कई सारे तिल हैं उसके ऊपर, अर्चना के ऊपर। 2026 से काफी अच्छा समय आने वाला है, 31 की हो जाएंगी तो फिर उनके सपनों का सौदागर आ जाएगा। लेकिन पॉलिटिक्स के मामले में अर्चना बिल्कुल भी सीरियस नहीं। हालांकि अर्चना बोलती कि नहीं वो बहुत ज्यादा सीरियस है, सीरियस कहां है, दिल के अंदर है, लेकिन वो एक्शन में तब्दील होता नहीं दिख रहा है। और अर्चना के एक्शन क्या है कैसे हैं ये तो हम सब देख ही रहे हैं। ऐसी मेंटेलिटी वाली अर्चना क्या नेता बनेगी भाई साहब, अगर कल को वो बन भी गई, उसके पास कोई फंड आया गरीबों की मदद के लिए, वो तो सारा फंड खुद ही रख लेगी, क्योंकि अर्चना की यही नियत है, वो खुद तो कोई एक्शन करती है नहीं, कोई टास्क परफॉर्मेंस करती है नहीं, कोई चीज खुद कमाती है नहीं, लेकिन दूसरों ने अगर कुछ कमा रखा है तो उसमें अर्चना को अपना हिस्सा चाहिए। मतलब टिपिकल पॉलिटिशियन मेंटेलिटी, कई टेंडर वगैरह पास करेगी तो हमारा कितना कट होगा बे, हमको 25% चाहिए, ये मेंटेलिटी है इसकी अर्चना की, जो कि नेता बनना चाहती है। अच्छा, मेंटेलिटी से मुझे याद है कि निम्रत का मेंटल इश्यू था, डिप्रेशन एंग्जाइटी, जिसकी वजह से मोटापा, फिर वो दुख में थी, सदमे में थी। वैसे निम्मो का एक फोटो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, भाई कैसी लगती थी, लेकिन इस एपिसोड में काफी हॉट लग रही थी, मेरी फेवरेट निम्मो यहाँ पर शालीन से बात करती, जब शालीन कन्फेशन रूम से अपनी पिंकी पिंकी टी शर्ट उतार के आता है और खाने का पूछता है तो निम्मो शालीन को बोलती हाँ खाना रेडी है। तो शिव यहाँ पर निम्मो से कहता कि तू यार भारी उससे बात करी है, तेरा बड़ा दोस्त आला है, मैं अगर जग्गा और टीना से बात करूँ तो तेरे गुर्दे छिलते हैं, या मेरे गुर्दे नहीं छिल सकते क्या जब तू उधर बात करे तो यहाँ पर इन दोनों का वापस से गले लग करके पैचअप हो जाता है। हालांकि निम्मो के कान में कू कू करके मस्ती मजाक बहुत करते रहते हैं। एनीवे यहाँ पर हम बात करते हैं सौंदर्या की, जो कि अर्चना की काफ़ी अच्छी सहेली थी, अब वो शालीन की सहेली हैं। और शालीन ने कन्फेशन रूम में बोला कि पूरे घर में कोई भी बात नहीं करता, सिर्फ सौंदर्या बात करती है, अगर वो चली गई तो मेरा क्या होगा, इसलिए आई वॉन्ट टू टेक वॉलंटरली एग्जिट। लेकिन विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि सौंदर्य का पत्ता कट चुका है। कहने का मतलब है कि जब जब शिव या स्टैन या मंडली के लोगों से कोई भिड़ता है या फिर पंगा लेने की कोशिश करता है, वो इंसान निकल ही जाता है। ये सौंदर्या बहुत ज्यादा उड़ रही थी, एक टास्क क्या जीत ली भाई साहब इसने, क्योंकि इसके सामने ये टीना या जग्गा जैसे लपड़झंडिस थे। एक टास्क में थोड़ा अच्छा क्या कर लिया इसने, तो सोचने लगी कि शिव से बड़ी टास्क मास्टर है। शिव को और सौंदर्य को आमने सामने खड़ा कर दो, पता चल जाएगा कि कौन कितना बड़ा टास्क मास्टर है।
और ये सौंदर्या जो कि बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही थी, पत्ता कट गया, अब बाहर जाकर के गौतम के साथ वॉशरूम में कांड करना जाकर के अपने घर में, टाटा बाय बाय, खत्म करके सौंदर्या का खेल खत्म। चलिए इन्हीं बातों के साथ कर देता हूं मैं इस वीडियो को भी खत्म। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।